अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट फिज़िक्स पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव पेपर 2022 ग्रुप 2 में आने वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू जो है वो है जी, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन थी मोल, नंबर 2 केल्विन, नंबर 3 कैंडेला और नंबर 4 एम्पेयर। तो ट्रू ऑप्शन है इसकी कैंडेला, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोल है ये किसका यूनिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। केल्विन किसका है? केल्विन आप जानते हैं, केल्विन जो है ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट होता है। जो आपके पास कैंडेला है ये किसका होता है? एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। और इस तरह जो एम्पेयर है वो एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये आपके पास जो हैं 4 बेस यूनिट हैं। इसके साथ आपने 3 मज़ीद बेस यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें है लेंथ, मैस और टाइम। तो इस तरह आपके पास टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं। उनके यूनिट्स भी आपने पढ़े थे कि टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। मैस का क्या होता है? केजी। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होगा? कैंडेला। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे देखते हैं। एसआई यूनिट इज बिल्ड अप बाय हाउ मैनी काइंड्स ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट जो है कितने काइंड्स ऑफ यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है या कितने काइंड्स ऑफ यूनिट से मिलकर बनता है? तो इसके ऑप्शन है 3। याद रखिएगा कि 3 यूनिट्स कौन से होते हैं, नीचे रिमार्क्स में लिखे गए हैं कि एसआई सिस्टम इज बिल्ड अप बाय 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नंबर 3 ड्राइव्ड यूनिट्स। आप जानते हैं कि 7 बेस यूनिट्स होते हैं जो मैंने अभी ऊपर फर्स्ट एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस किए थे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जिनमें रेडियन और स्टीरेडियन होते हैं, ठीक है। और ड्राइव यूनिट्स जो हैं आप जितने मर्जी बना सकते हैं, जो कि बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलके बनते हैं। तो आपके पास जो है 3 काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास एसआई यूनिट ऑफ टार्क। टार्क का एसआई यूनिट क्या है? तो टार्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। अगर आप इसके यूनिट को बेस यूनिट में देखना चाहते हैं, बाज़ बेस यूनिट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नीचे रिमार्क में देखिएगा टॉर्क किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ के। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। एफ किसके बराबर होता है? एम ए के। और आर क्या है? आर डिस्टेंस है। मैस के यूनिट के क्या होता है? के जी। एक्सेलेरेशन के क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस, ये जो डिस्टेंस है आर, इसके यूनिट क्या होगा? मीटर। तो आपके पास टॉर्क का यूनिट ऐसा यूनिट में क्या बनेगा? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर अ बॉडी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो बॉडी जो है आपकी उस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। मतलब क्या है कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या होगा? 0 होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि ए इज इक्वल टू 0, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो बॉडी आपकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। अगर आप कहते हैं कि समीशन एफ इज इक्वल टू 0, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी कि टोटल फोर्स जो इस बॉडी पे लग रही है उसका सम क्या होगा? 0। अगर समीशन टार इज इक्वल टू 0 है तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी। और समीशन एफ एक्स इक्वल समीशन एफ वाई, ये कोई कंडीशन आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो लिहाजा ट्रू ऑप्शन इसकी क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। ए इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कन्वर्शन है कि एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्केल इज एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर। कि अगर आप
1.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन दिया गया है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो आइए नीचे देखते हैं पहले इसको कन्वर्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस याद रखने पड़ेंगे। याद रख लीजिए, किसी भी इक्वेशन को अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए एक्सेलरेशन किस में दिया गया था, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ठीक है, हम जानते हैं किलो किसके बराबर होता है, किलो 1000 होता है, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे कि 1 आवर जो है उसमें 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट्स हो गए 1 आवर में, और जो 1 मिनट होता है उसमें कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या आ गया आपके पास, सेकंड। तो इस तरह जब आप 1 घंटे में सेकंड देखते हैं तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। देखिएगा, हम इसी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देंगे, और चूंकि हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बनाना है तो 3600 का स्क्वायर और 3600 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए पर आवर है, तो इसका मतलब है कि जो 1 आवर है वो बटे के नीचे आना चाहिए। ठीक है, और नीचे वाले 3600 स्क्वायर था उसको मैंने क्या दिया, एच, यानी कि 1 आवर, और ऊपर वाला जो 1000 उसको मैंने क्या बना दिया, के। ठीक है, दिस इज किलोमीटर, और 1.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3600 के स्क्वायर से और डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19,440 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी ट्रू ऑप्शन क्या होगी, 19,440 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड में इतने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं, पर आवर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन यूनिट, और ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन को याद रखिएगा कन्वर्जन कैसे होगी। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप एक प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो किस एंगल पे अगर आप उसको थ्रो करें तो जो उसकी रेंज है, रेंज मतलब कि वो कितना मैक्सिमम एक्स एक्सिस में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, जो उसकी रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, तो याद रखिएगा रेंज जो है हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम होगी। कैसे होती है, देखिए रेंज का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर ओवर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब रखता है, जब साइन के एंगल में क्या आ जाए, 90। तो साइन 90 पे वैल्यू देता है 1। तो यहाँ पे 90 कब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 थीटा, थीटा नहीं है, तो लिहाजा थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 पुट करूँगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू जब 45 पुट करेंगे तो 45 2 से मल्टीप्लाई होगी, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो लिहाजा जो रेंज है वो 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू था, बहुत सिंपल है कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू, 1 किलो वाट किसके बराबर होता है। देखिएगा 1 किलो वाट है, तो 1 किलो वाट, वाट किसके यूनिट होता है, पावर का। तो 1 किलो, किलो की जगह प्रीफिक्स लगाएं 1000, वाट आ गया। वाट किसके यूनिट होता है, देखिए पावर बराबर होती है, पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क यूनिट क्या क्या होता है, वर्क यूनिट होता है जाउल, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इस तरह जो हमारे पास 1 किलो वाट होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 जाउल पर सेकंड। एक बात याद रखिएगा, ये किलो वाट आवर का नहीं पूछा गया। ठीक है, जस्ट किलो वाट का पूछा गया। ठीक है, जैसे वाट है ना, तो वाट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, किलो वाट, मेगा वाट। ठीक है, तो इस तरह किलो वाट का चीज़ पूछा गया है, और वाट की जगह इसका दूसरा यूनिट लिखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में डाले जाते हैं। जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर, और वी इज इक्वल किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। अगर वी की जगह आप लगा दें आर ओमेगा का, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ऊपर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर। नीचे वाला एक आर ऊपर वाले एक आर से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऑप्शन 1 इज ट्रू ऑप्शन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन है जी, 1 टो इन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर।
1 टोर जो है ये एक्चुअली प्रेशर का यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर जो है ये भी पर मीटर स्क्वायर, ये भी किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो कहता है कि एक टोर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, तो उसका ट्रू ऑप्शन है 133.3। ये कैसे आता है, आइए ज़रा इसको देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस बेसिक नॉलेज में कि 1 ATM बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को आप पास्कल भी लिखते हैं। और इसी के साथ आप जानते हैं कि 1 ATM में 760 टोर होते हैं। ठीक है, तो 1 ATM 10, 13, 25 और 1 ATM 760 टोर। तो अगर आप 1 ATM दोनों इक्वेशन को इक्वल करें तो आपके पास यहाँ पे क्या बचता है? 760 टोर्स इक्वल टू 10, 13 एंड 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो चूंकि आपने 1 टोर निकालना है, दोनों इक्वेशन को 760 पे डिवाइड कर दें। जब 760 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ATM बराबर 1 टोर जो है ये बराबर आ जाएगा किसके? 133.32 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 133.3 और यहाँ 133.32। तो इस तरह आप जो है इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। ये ATM नहीं आना यहाँ पे, ये ATM की जगह यहाँ पे टोर है। ठीक है, TORR इसकी जगह। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। ये आपकी बुक की का ही MCQs है कि रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है? तो ये होता है 4.23 10⁴ किलोमीटर, या 4.23 10⁷ मीटर, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ज़रा पेज नंबर 121 बुक का, इसमें ये बाकायदा सोल्व भी हुआ है, लेकिन यहाँ रिमार्क में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस बराबर होता है कैपिटल G m t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और सारे की पावर 1/3। अगर आप इसमें G की वैल्यू पुट करें जो कि 6.67 10⁻11 है, और टाइम की वैल्यू पुट करें क्योंकि जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट जो होते हैं वो अपना एक ऑर्बिट जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप 24 आवर्स में अगर सेकंड निकालते हैं तो आप जानते हैं कि सेकंड कैसे नहीं आएगा? 24 आवर्स में 86,400 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा? 86400 सेकंड। और मैस ऑफ अर्थ क्या होता है? मैस ऑफ अर्थ आपके पास होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ मैस। तो इस तरह जब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास एक्यूरेट 4.23 10⁻7 मीटर आएगी। और जब आप 10⁻3 को सेपरेट कर लें और 10⁻4 लैदा कर लें, 10⁻3 आपके पास किलोमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ट्रू ऑप्शन था जी। तो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कि मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल क्या है। ये MCQ ग्रुप 1 में भी आया हुआ है 2022 के, और इसमें भी। तो मैकेनिकल वेव जो होती हैं ये वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि इनको मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपागेशन के लिए। तो आपके पास साउंड वेव और वाटर वेव्स, ये दोनों क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इनको मीडियम रिक्वायर होता है। एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन को आपकी क्या होगी? वाटर वेव्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट MCQ आपके पास डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कंसेक्टिव एंटी नोड। एक नोड और उसके आगे कंसेक्टिव एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? λ/2 या 3λ/2 या 4λ या λ/4 और लैम्डा। इस तरह डिफरेंट किस्म के MCQ देता है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है मैंने, इसको ज़रा देखिएगा, इस फिगर को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये आपके पास एक कंप्लीट वेव है। ठीक है, और ये कंप्लीट वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं लैम्डा। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट्स आपके पास नोड पॉइंट्स हैं। और जहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये जो मैंने इसको मैं ब्लू से करता हूँ जी, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है। तो ये आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं? एंटी नोड के। तो इस तरह 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स हैं। अगर आपसे वो कहता है कि नोड टू नोड डिस्टेंस बताएं, तो नोड टू नोड देखें हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है, दिस इज λ/2। और अगर वो कहता है कि एंटी नोड से एंटी नोड, तो ये भी हाफ ऑफ वेवलेंथ बनती है λ/2। मगर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटी नोड से
नोड तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो λ/2 का मजीद हाफ कर देंगे तो क्या बनेगा, λ/4। तो इस तरह नीचे रिमार्क में देखिएगा कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान, ठीक है, या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/2, जबकि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कंसेक्टिव एंटी नोड या कंसेक्टिव एंटी नोड एंड नोड, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। तो यहाँ हमारे पास नोड और एंटी नोड के बारे में पूछा गया तो हमारा ट्रू आंसर है λ/4। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ओपन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप। ओपन एंड जो होता है ऑर्गन पाइप का, वो क्या होता है, नोड होता है या एंटी नोड होता है। देखिएगा ये आपके पास ओपन पाइप बना हुआ है जिसकी एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, ठीक है। तो इस ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड होगा, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल जो है दूर दूर हैं, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपके पास बिहेव करता है एज अ एंटी नोड, ठीक है। ओपन एंड क्या बिहेव करता है एज अ एंटी नोड, और क्लोज एंड क्या बिहेव करता है एज अ नोड। दिस इज फॉर नोड एंड दिस इज फॉर एंटी नोड। ओपन एंड जो होगा ऑर्गन पाइप का, ये क्या बिहेव करता है, एंटी नोड, और क्लोज एंड जो ऑर्गन पाइप का होता है वो क्या बिहेव करता है, एज अ नोड। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो मैक्सिमम होगी। फ्रिंज स्पेस मैक्सिमम होगी अगर हम क्या यूज़ करेंगे, रेड लाइट यूज़ करेंगे, ग्रीन लाइट यूज़ करेंगे, ब्लू लाइट यूज़ करेंगे या येलो लाइट यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इस फार्मूले को समझिएगा। फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है। और फार्मूला देखिए लिखा हुआ है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अगर लेंथ आपके पास, लैम्डा आपके पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और डी क्या है आपके पास स्लिट सेपरेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्लिट सेपरेशन कांस्टेंट है, लेंथ जो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान है वो भी कांस्टेंट है, तो ये जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है डेल्टा वाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रिंज स्पेस होगी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि विजिबल रीजन में आपके पास एक टर्म आपको याद करवाई जाती है, विब ग्योर। विब का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब आप इस पैटर्न को मूव करते हैं वी से आर की तरफ, तो इसके नतीजे में वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो है फ्रिंज स्पेस भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि मैक्सिमम का पूछा गया है तो हम कहेंगे दिस इज रेड लाइट। क्यों, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो चूंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिंज स्पेस का वेवलेंथ से डायरेक्टली रिलेशन है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन की वजह से जो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर इस तरह इस क्वेश्चन को उल्ट कर दिया जाए कि फ्रिंज स्पेसिंग मिनिमम होगी, तो मिनिमम होगी तो ज़रा उल्ट कर लें, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो आप जानते हैं अगर यहाँ पे ऑप्शन वायलेट आ जाए या येलो आ जाए, तो देखिएगा कि जिसकी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी, जैसे कि वायलेट है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो के मुकाबले में, तो उसके नतीजे में मिनिमम फ्रिंज स्पेस होगी। तो इसका वेवलेंथ से डायरेक्ट रिलेशन, आप इस सीक्वेंस को याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ n इज द नंबर ऑफ रोलिंग ऑन द ग्रेटिंग, द रिजॉल्विंग पावर इज mth ऑर्डर, डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू। रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, तो आप जानते हैं रिजॉल्विंग पावर होती है n मल्टीप्लाई m। n क्या है, कितने आपने ग्रेटिंग पे रोलिंग की हैं उनकी तादाद, और कितने ऑर्डर का है। तो दिस इज़ द फार्मूला जो कि अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। पेज नंबर 216 पे रिजॉल्विंग पावर का ये फार्मूला लिखा हुआ है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताता है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस द गैस इक्वेशन बिकम्स। जी तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो गैस इक्वेशन क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू 3 RT, पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो बच्चे देखिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें यहाँ पे पूछा गया कि 1 मोल में कितनी होती है, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए आपके पास n क्या आ जाएगा, 1। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी वी इज इक्वल हो जाएगा आर टी, तो पी वी इज इक्वल हो जाएगा आर टी के। तो लिहाजा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस द गैस इक्वेशन बिकम्स पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये वो 1 मोल के लिए पूछा गया। अगर आइडियल गैस जनरल के लिए पूछता तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होना था, ठीक है।
ये फ़र्क रखिएगा, स्टेटमेंट में एक की पॉइंट से आपका पास आंसर जो है वो चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ये तो लास्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ये भी एक यूनिट पूछा गया है, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है? जूल पर केल्विन, जूल पर केजी, या केजी मीटर पर सेकंड, या जूल केल्विन। देखिएगा एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है। हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो होती है डेल्टा क्यू ओवर टी है। डेल्टा क्यू क्या है? हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 के 2022 ग्रुप 2 में आने वाले तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।